हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात द बजट स्पेशल। एंड आज जैसे आप सबको पता है कि हर साल हम एक इंटरेस्टिंग एपिसोड लेके आते हैं ऑन द डे ऑफ द बजट एंड वी ट्राई टू डिकोड द बजट। एंड इस बार हमने कुछ इंटरेस्टिंग किया है, कुछ अलग किया है, क्योंकि इस बार जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो हमारे स्पीकर्स हैं, ये सारे बहुत ही एस्टैब्लिश इंडिविजुअल्स हैं। दे आर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज जिनको बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है एंड ऑफ कोर्स वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव लाने वाले हैं इन आवर डिस्कशन टुडे। तो आज हम इन सब के साथ बजट डिकोड करेंगे एंड आई एम जस्ट गोना क्विकली इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहले हमारे साथ है मिस्टर आशीष शाह, ही इज फ्रॉम वेल्थ फास्ट फ्रॉम अहमदाबाद। फिर हमारे साथ है मिस्टर परेश कारिया, ही इज फ्रॉम सेपिएंट वेल्थ मुंबई। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस मिस्टर भरत बागला, हु इज फ्रॉम बीज नेटवर्क लिमिटेड फ्रॉम कोलकाता। सो आशीष जी, परेश जी, भरत जी, थैंक यू सो मच आज अपना समय निकालने के लिए। आई नो हमने आपको संडे के दिन बुला लिया है, so you've left all your personal engagements to give us your time, so thank you so much. एंड आज ही बजट आया है, हमने बहुत कुछ देखा है, तो आई थिंक जो भी बजट के बारे में डिस्कशन हुआ है और जो भी हमने सुना है उसको थोड़ा डिकोड करते हैं एंड आपका एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव वुड डेफिनेटली हेल्प ऑल आवर व्यूअर्स। या तो लेट मी गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं परेश जी से पूछना चाहूँगी कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी 7.4% से ग्रो करेगी इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ कोर्स 6.8 to 7.2 इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हम ये भी देख रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक बेस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ के आ रहा है। सो अब हमें ये बताइए कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो हमारा यूनियन बजट 2026 है उसको आप एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं? So yeah, it's a growth-oriented budget. They've focused on some very niche industries which are really, relevant industries for times to come. One is, say, biosimilar. They have focused big time. They have given an outlay of 10,000 crore, where clearly it looks that government is not just looking at basic agriculture or basic manufacturing. They're focusing on electronic manufacturing industries, biosimilar, semiconductor. So there is a lot of outlay. If you see electronic manufacturing में 40,000 करोड़ का नया एलोकेशन दिया गया है, biosimilars में 10,000 करोड़ का दिया गया है. So I think it's a forward-looking budget. They also focused on developing corridors for rare earth minerals, which is a very basic raw material for defense and electronic vehicles. So I think it's a focused budget on looking at which are key industries which a new age economy will look for. So to say, be it data center, be it biosimilar, semiconductor manufacturing. So it's a very forward-looking and growth-focused budget, is what I feel. आशीष जी, आप हमें ये बताइए कि गवर्नमेंट ने बहुत फिस्कल प्रूडेंस दिखाया है इस बजट में, लोअर फिस्कल डेफिसिट, डेट टू जीडीपी रेशियो बेटर हुआ है एज पर दिस बजट। तो क्या इसमें हम एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ देख सकते हैं? डू यू थिंक इसकी वजह से इंडिया की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? See, I agree. A lot of times the growth happens, but there is always people forget sustainable growth. Sustainable growth India की सबसे बड़ी खूबी ये है, our growth has been absolutely sustainable since last 15-20 years, except COVID or Lehman Brothers type of the time. And I think the biggest reason behind it, fiscal prudence. I had been in a bond market since last 30 years. Except after 2000, I think we had a fantastic Dr. Jalan and all have made some rules, FRBM Act. Most of the government adhere to it, the FRBM. Like this year also, from 56% of deficit, they go to 55%. And 2030, they committed 50%. I think we are one of the strongest macro in the world. That's why debt market, I think people are a little bit worried about gross borrowing, but net borrowing is very, very achievable according to me. And all these things will keep your interest rate under control. How? I think I can never dream when US 10-year is 4.4 and Indian 10-year is 6.7. Like my friends in US to get a housing loan at 6% and I am getting it 8%. All these things has gone because of the fiscal prudence. That see, they are not. Sometimes लगता है कि सब jargons of word है, but I think बहुत अच्छी तरह से अपनी जैसी जहाँ टैक्स पर 3.5 करोड़ है, 4 करोड़ है, फिर भी मैनेज किया है. I think it's a commendable job for it. Okay. It will sustain the growth. The bottom line growth 7.4 आया या 7.2, it will sustain for another couple of years. That is very important. लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा टेंशन हो गया है बजट के बाद, क्योंकि मार्केट का रिएक्शन
जो है उतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है जितना शायद हमें लगा था, या फिर ऑफ कोर्स देयर मल्टीपल रीजंस फॉर इट, एंड मैं उसकी तरफ आऊंगी। लेकिन उससे पहले आई थिंक मैं भरत जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी। एंड भरत जी, आप ये बताइए कि इस बजट को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा करेंगे? Thank you, Namrata ji, for having me here. इनिशियल रिएक्शन बजट का मार्केट देख करके सबने देखा कि it went down by 2,400 points from a point where it was 300 plus points. So ऐसा लगा जी। कि भाई मार्केट ने तो बजट को जीरो रेटिंग दे दिया है. बट वी हैव सीन इन द पास्ट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम बजट वाले दिन जो मार्केट का रिएक्शन होता है वो इट इज मोर ऑफ अ रिएक्शन रादर देन एन एक्शन. And then subsequent days, the market kind of understands the budget in a more realistic perspective and then settles जी। down. So I think initially market ने बजट को डिस्काउंट कर दिया ये बोल करके कि उन्होंने एसटीटी का रेट बढ़ा दिया. ऑफ कोर्स जी। एसटीटी का रेट उन्होंने बढ़ाया है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड के कॉस्ट बढ़ जाएंगे, आर्बिट्राज फंड्स की रिटर्न्स कम हो जाएगी, एंड जो लोग स्पेक्यूलेशन थोड़ा ज़्यादा करते हैं उन लोगों के लिए चिंता की बात है अगर मार्जिन्स नहीं है तो. बट इफ यू कीप द स्पेक्यूलेशन पार्ट असाइड, आई थिंक द बजट हैज ट्राइड टू एड्रेस अ लॉट ऑफ एरियाज. There may not be one standout sector to say कि भाई budget is trying to talk about defense or the budget is trying to talk about infrastructure, but I think they have tried to cover many things in all the capacities that they could. They are looking at infrastructure. They've kind of increased the capital outlay for infrastructure from 10 lakh crore to more than 12 lakh crore. They are talking about real estate में benefit दे रहे हैं. They are focusing on tourism. I mean, I think last so many years we all have traveled to so many places and we've realized that India has so much of potential for tourism, but we've extremely under utilized. So for a change we can see the government is talking about tourism. Manufacturing के लिए of course परेश भाई ने बोला कि भाई semiconductor and so many other areas. New age industries को भी government ने target किया है. Cloud data center has been a new news with this budget, and it's kind of taking center stage of this budget, where they are inviting all these big IT companies to set up data centers here and giving them a tax holiday. Healthcare के लिए they are trying to promote Ayurveda and everything. So, and on top of that, they have also done things for the MSMEs. So I think I would say the budget is definitely trying to address many areas and not trying to look at one specific space. Now we have to see how each of these spaces will be able to utilize the benefits of the budget and deliver on their own. तो भरत जी, क्योंकि आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ब्रिंग आउट किया था अराउंड एसटीटी, जिसका इम्पैक्ट आर्बिट्राज फंड्स पे होगा, तो ये सवाल मैं परेश जी से पूछती हूँ। परेश जी, आप बताइए कि हमने जो इतना वॉलेटिलिटी देखा है, मोस्ट पीपल ऑफ कोर्स आर सेइंग कि वो एसटीटी की वजह से ही है इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बट डू यू थिंक दैट्स द ओनली रीजन, या उसका कोई और अंडरलाइंग रीजन भी है जिसकी वजह से मार्केट ऐसा रिएक्ट कर रही है? एंड जैसे भरत जी ने बोला कि इसका शायद इम्पैक्ट आर्बिट्राज फंड्स पे होगा, सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? कि क्या हमें लगता है कि अब लोग आर्बिट्राज फंड्स को उतना पॉजिटिवली नहीं देखेंगे? डू यू थिंक अब लोग वापस लिक्विड फंड्स की तरफ जाएंगे? आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे? जी, दो पर्सपेक्टिव है उसमें. एक तो डेफिनेटली आर्बिट्राज की कॉस्ट बढ़ जाएगी जी। अब सेविंग्स फंड के रिटर्न और आर्बिट्राज फंड के रिटर्न वाज मोर और एक तकरीबन सेम ही थे. नाउ अभी मेरे हिसाब से 50 से 75 पर बेसिस पॉइंट्स का फर्क आ जाएगा इन आर्बिट्राज रिटर्न्स. सो उन काफ़ी अट्रैक्टिव कम हो जाएंगे, एंड फॉर जिनका टैक्स रेट कम होगा दे विल डेफिनेट वो ज़्यादातर सेविंग्स फंड्स में जाने की ट्राई करेंगे. और उससे भी ज़्यादा जो हुआ है बेसिकली हुआ है कि एफआईज अपने यहाँ रोज उनका पोर्टफोलियो बेच रहे हैं, बिकॉज फॉर उनके लिए ये एक टैक्स था. उनका कोई एक्सपेक्टेशन था कि उनके लिए कोई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बेसिकली जो यहाँ पर वो ट्रेड करते हैं वहाँ पर उसकी कॉस्ट कम हो जाए. तो एक्सपेक्टेशन ये था कि एसटीटी का कॉस्ट थोड़ी कम की जाएगी. आप अगर देखें तो जून में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को लिखा भी था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एसटीटी क्या है, उनको पूछा गया था. तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि एसटीटी काफ़ी कम हो जाएगा. जब ये एसटीटी आया था तभी ये बोल के ले आए थे कि एलटीसीजी
के सामने ये है. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम LTCG चला जाएगा एंड STT आया है. तो बट आपने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी बजट्स LTCG भी थोड़ा ऊपर गया एंड STT भी ऊपर गया. बट मोर इम्पोर्टेंटली जो भी FIIs है उनके लिए ये काफ़ी उनके लिए कॉस्ट आइटम है. कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन था. तो आज तो FII डेस्क सारे बंद होंगे. तो डोमेस्टिक ने मान लिया कि FII एक तो ऑलरेडी अपने आप पोर्टफोलियोज बेच रहे हैं, शायद उनका सेलिंग और बढ़ जाएगा. उसको लेकर थोड़ा नर्वसनेस ज़्यादा हो गया था. दैट इज माई टेक ऑन Okay. आर्बिट्राज फंड्स एंड FII सेलिंग विच इज Okay. लाइकली टू कम. अभी तक तो आज तो कुछ आया नहीं, आज के नंबर्स मैंने देखे नहीं, बट शायद कल से बोल रहे हैं कि FII का सेलिंग थोड़ा और बढ़ सकता है. Okay. लेकिन ये जो करेक्शन हम देख रहे हैं परेश जी, ये क्या सिर्फ STT की वजह से या कुछ और अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से करेक्शन देखा जा रहा है? नहीं, आई थिंक इमोशनली रिएक्ट किया है मार्केट ने. जो आशीष भाई जैसे बोले, भरत भाई ने जैसे बताया कि मार्केट पहले तो रिएक्ट करता है, फिर फाइन प्रिंट पढ़ के फिर उसका एनालिसिस होता है कि इम्पैक्ट एनालिसिस कितना ज़्यादा है. तो जी. आज कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन था इन्वेस्टर्स का कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम हो जाएगा या वापस कहीं ना कहीं देर एक होप था कि जीरो भी कर दे शायद, बट Yeah. वो भी नहीं हुआ. एंड STT बढ़ गया तो इट वाज मोर उनके लिए नर्वसनेस था. तो उस वजह से शायद मार्केट ने रिएक्ट कर दिया. एंड FII डेस्क आज मोस्ट ऑफ देम वे नॉट वर्किंग. तो उस वजह से शायद डोमेस्टिक का सेलिंग भी हो गया. तो मार्केट वाज फॉलिंग बिकॉज ऑफ लोअर वॉल्यूम्स. कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक सो आउट एक्सेप्ट STT को छोड़कर कोई भी ऐसी कारण है जिस वजह से मार्केट ने इतना रिएक्ट करना चाहिए. लेट मी जस्ट आस्क, अब ना जो भी हमने अलग अलग सेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया, जैसे भरत जी ने बोला था कि अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर काफ़ी स्पेंडिंग होने वाली है या फिर वी आर लुकिंग एट सम चेंजेस. तो एक एक करके थोड़े सेक्टर्स को डिकोड करते हैं. तो पहले मैं आशीष जी से मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पूछना चाहूँगी. आशीष जी, अब हमें ये बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग को लेके इस बजट में हमने क्या चेंजेस देखे हैं? India's GDP contribution manufacturing was going down and down and down. I think government has focused on manufacturing since last 4 years. That's the first signal. And this time, rare earth, then you see electronics, semiconductors, aerospace, rare, everything in a manufacturing they are going benefits. Okay. And particularly in Indian manufacturing, MSME is a focus. And MSME के लिए so many things उन्होंने किया हुआ है, but the biggest thing is the payment mechanism. What they call is the TREDS. The CPSE has to go through TREDS payment mechanism. I think we can discuss long and long, but manufacturing is focus. Government wants to create jobs, and one line, they want MSME as a champion. That is my short answer. तो आशीष जी, जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, आई थिंक देयर वाज द टाइम 1-1.5 साल से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफ़ी एटलीस्ट एज अ सेक्टर बहुत ज़्यादा देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट इट एंड इन्वेस्टर्स काफ़ी बुलिश थे व्हेन इट केम टू मैन्युफैक्चरिंग एज अ सेक्टर. डू यू थिंक अभी अगले कुछ महीनों में हमें बुलिश होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग पे या फिर नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? 100% होना चाहिए. तो मैन्युफैक्चरिंग के सिवाय जॉब क्रिएट ही नहीं होने वाली है. कंट्री आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकती है. So let me first, now whole world is shrinking, inbound है, so we have to do it. So many manufacturing companies you will get the stocks at a very lesser price. Chemical industry देख लो आप. I am very positive on manufacturing. ठीक है. भरत जी, अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा बताइए हमें, क्योंकि 12.2 लाख करोड़ का स्पेंडिंग होने वाला है फ्रॉम आर कैपेक्स एंड वो काफ़ी सब्सटैंशियल स्पेंडिंग होता है. तो आप हमें ये बताइए कि व्हेन वी लुक एट इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ थीम डू यू थिंक कैसा करेगा बिकॉज ऑफ द स्पेंडिंग दैट वी आर सीइंग. तो आपको क्या लगता है कि आपका पर्सपेक्टिव इस बजट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैसा? जैसा कि आशीष भाई ने बोला कि मुश्किल से 3-4 करोड़ लोग हैं जो टैक्स भरते हैं. 140 करोड़ लोगों में से 3-4 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं. तो इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए देयर हैज टू बी अ स्टिमुलस. एंड जी. I go back 25 years when Atal Bihari Vajpayee ji was the Prime Minister. Yeah. उस टाइम में we had signed a treaty with the WHO where we had to put in place something called the Golden Quadrilateral. हाँ. वो Golden Quadrilateral का एक प्रोजेक्ट था जिसने पूरे इकोनॉमी को एक कंजम्पशन इम्पेटस पे लेके चला गया था.
टू द लेवल कि जहाँ पे हमें उस टाइम पे बीजेपी जब सेकेंड टर्म के लिए कैंपेन कर रही थी, दे कॉइंड द टर्म कॉल इंडिया शाइनिंग. जी तो दैट इज द पावर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि भाई इट गिव्स यू सच अ रिपल इफेक्ट. एंड द गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट स्पेंडिंग 11-12% ऑफ द जीडीपी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. पहले 10-11 लाख करोड़ का था, अभी इस बार 12 लाख करोड़ का है. दे हैव बीन फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग फ्रेट कॉरिडोर्स. एंड इस बार जी उन्होंने अनाउंस किया कि नाउ while they were talking about connecting north west south east in that fashion, for the first time they are talking about connecting Surat to Dankuni. And by Dankuni, for those who don't know, it's basically Calcutta. कलकत्ता So जी इस बार इन्होंने बोला कि भाई ईस्ट और वेस्ट को स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करेंगे. So this is a new change that instead of connecting the peripheries, we are going across. So this is a new infrastructure breakthrough that they have kind of announced. And add to that, Nitin Gadkari ji has been working on the waterways for a long time. And आज budget में जी उन्होंने बोला कि they are going to create 20 more waterways to improve logistic connectivity from various places. एंड ऑल्सो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स. अभी तक हम लोग फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, अब हम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं. सो दे हैव आइडेंटिफाइड 7 रेल कॉरिडोर्स अक्रॉस द कंट्रीज टू द एक्सटेंट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू सिलीगुड़ी, connecting Banaras in between. So I think जी infrastructure is going to lead to a lot of cement consumption. It is going to lead to a lot of steel consumption. It is going to lead to a lot of labor consumption. So when the government spends from the top, it percolates down. So I think infrastructure is going to help us all. क्योंकि जब हम देखते हैं कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसके अराउंड जॉब क्रिएशन बहुत होता है एंड लाइक आशीष जी एंड परेश जी वो ऑल्सो सेइंग कि जॉब क्रिएशन एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है इस बजट में राइट एट अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स एंड जब हम जॉब क्रिएशन की बात करते हैं आई थिंक एक जो एरिया है जो आज के टाइम में बहुत डराता है पूरी दुनिया को इज़ AI एंड परेश जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वर्कफोर्स स्किलिंग के अराउंड especially in the backdrop of AI threat to India's white collar jobs. ऐसा क्या है इस बजट में जो शायद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा इन द वाइट कॉलर स्पेस? अगर आप ध्यान से देखें बजट को तो उन्होंने जो डेटा सेंटर को एग्जिबिशन दिया है टिल 2047, जी विच इज वेयर वी आर ट्राई. हम लोग बोल रहे हैं दुनिया को कि यहाँ आके आप डेटा सेंटर सेटअप कीजिए. जी ऑब्वियसली लोग तो यहीं से काम करेंगे. सो वी आर, आज हम जाने जाते हैं वर्ल्ड में आईटी और फार्मा के लिए. तो जो आईटी वर्कफोर्स है वही वर्कफोर्स अपने एआई में काम है, जिसको जीसीसी बोलते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स. सो वी आर सॉल्विंग टू प्रॉब्लम्स. एक अपना एक्सपोर्ट बढ़ जाता है ऑफ सर्विसेज हाँ एंड दिस इज मोर कमिटेड बिकॉज आप एक टाइम डेटा सेंटर सेट कर लेते हो तो इट इज अ स्टिकी कंटिन्यूअस बिजनेस विच कीप्स कमिंग ऑन. उसमें प्राइस इंपैक्ट नहीं होता है कि चाइना से प्राइस सस्ता पड़ रहा है कि इंडिया से पड़ रहा है, बिकॉज आपने एक टाइम डेटा सेंटर सेटअप कर लिया तो आप उस सेंटर में यू विल एम्प्लॉय 30-40,000 पीपल एंड वो यहाँ से बैठ के काम करेंगे. तो इट इज सॉल्विंग टू प्रॉब्लम्स. एक अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, दूसरा एफडीआई भी आ रहा है बिकॉज आप अगर पढ़े तो $100 बिलियन का कमिटमेंट डेटा सेंटर्स के सेटअप के लिए आ चुका था डावोस में. डावोस में जब मीट हुआ तभी जी कि अलग अलग कंपनियों ने बताया कि दे वांट टू सेट अप डेटा सेंटर्स इन इंडिया. टू रीजंस, बिकॉज एक तो पावर अपने यहाँ पर रीजनेबल है कंपेयर टू आप अगर यूरोप देखें या यूएस देखें. पावर इज क्वाइट अफोर्डेबल हियर एंड अपने यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर तो अवेलेबल ही है. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आप जो बोल रहे हो जी काफी मात्रा में अवेलेबल है. तो ट्रेंड वर्कफोर्स पावर तो ये अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने ही वाला है. सो एआई जो ग्लोबल प्रॉब्लम है यहाँ कहीं ना कहीं वी आर हेल्पिंग देम टू यूज दैट एज अ सर्विस सेंटर एंड नॉट इट इज नॉट डिसरप्टिंग समथिंग. आज हम लोग सर्विसेज ही कर रहे हैं. सो पहले हम लोग जो सर्विसेज करते हैं वी स्केल्ड अप आवर सर्विसेज डिपेंडिंग ऑन द ग्लोबल डिमांड. जी आज आई डोंट थिंक सो एआई में कोई ज्यादा डैमेज दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज. गवर्नमेंट ने एक पैनल भी बनाई है टू इवेल्युएट क्या इम्पैक्ट होगा एंड एक इन हाउस एलएलएम बनाया है भारत विस्तार करके, जो बेसिकली एआई विल बी रेडिली अवेलेबल कि फार्मर को जाके बताएंगे कि आपको क्या टाइप का कल्टीवेशन करना चाहिए, क्या टाइप की सॉइल है. सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज यूजिंग एआई टू हेल्प फार्मर्स एज वेल. तो कहीं आई हैव नॉट सीन एनी नेगेटिव इम्पैक्ट विच इमीडिएटली आना चाहिए एआई की वजह से. क्योंकि एटलीस्ट आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि AI को लेके डर तो बहुत है राइट बट इसके
अच्छी साइड भी है, बुरी साइड भी है, हम सब जानते हैं. एंड आई डू होप कि द गुड साइड प्रिवेल्स एंड जॉब क्रिएशन कंटिन्यू होता रहे. एंड दैट्स द होप. एंड आई डू होप कि इस बजट में जो थोड़े बहुत चेंजेस बोले हैं उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डेफिनेटली हो. लेकिन आई थिंक See, एक India और is good at सेगमेंट. adoption. आपने देखा है कि इंडिया अडॉप्ट इमीडिएटली कर लेता है. तो आई एम नॉट वरीड कि एआई आने से कुछ प्रॉब्लम होगा. इंडियंस विल अडॉप्ट इट मच फास्टर देन द वर्ल्ड. तो वी विल बी ऑलवेज लीप फ्रॉगिंग वेन एवर इट कम्स टू न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन. सो कहीं ना कहीं वो अपनी लीडरशिप तो रही है इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन. तो एक और जो अभी अपकमिंग सेगमेंट है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि पिछले 1 या 2 बजट से काफ़ी फोकस किया गया, दैट्स द ईवी सेगमेंट, जहाँ पे कुछ ना कुछ बूस्ट हमेशा मिला है ईवी सेगमेंट को, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी हम चाहते हैं कि ईवी बढ़े. तो आशीष जी, आप हमें ये बताइए कि इस बजट में क्या ऐसे कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ईवी सेक्टर को बूस्ट मिलेगा? The biggest thing, because in EV, lithium ion battery is the biggest problem. जी. First, for rare earth, they are planning जी. Kerala, Orissa, somewhere. And second is, in a lithium ion battery manufacturing, custom duty is zero. जी. So this is the biggest booster to EV. Now on a sales side, central government and state government has to give some incentive to buy the EVs. Yeah. So I think EV, they have taken care. They've done another thing about the solar cell manufacturing. EV cell manufacturing machinery is free of import. I think for EV green, their trajectory is in बराबर है, पूरी direction में है. But then इसमें did you see the numbers? EV segment में कितना spending होने वाला है? Can you give us a number on that? I think it is even. See, like lithium and battery factory installation, all the instrument custom duty free. तो वो तो कितना लगाएंगे हम लोग तभी पता लगेगा. आई थिंक एक जो सेगमेंट है जिसके ऊपर काफ़ी बात हुई है इस बजट में, दैट्स द हेल्थ केयर एंड द फार्मा सेगमेंट, राइट? भरत जी, दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू. मैं चाहूँगी कि आप हमें बताइए कि हेल्थ केयर सेगमेंट में इतना स्पेंडिंग क्यों हो रहा है इस बजट में? व्हाट्स द रीज़न कि इतना ज़्यादा पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं? एंड डू यू सी कि इसकी वजह से इंश्योरेंस या हॉस्पिटल सेगमेंट इंडिया में बढ़ेगा इन टाइम्स टू कम? क्योंकि अगर हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग होता है तो उसके अराउंड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता ही है, राइट? तो आप हमें ये बताइए कि व्हाट इज योर टेक ऑन हेल्थ केयर. तो पहले तो बजट पर्सपेक्टिव से बताइए, फिर बताइए कि क्या सेगमेंट्स उसकी वजह से बढ़ेंगे. तो अभी हमारी जितनी कॉन्वर्सेशन हो रही है ये कहीं ना कहीं घूम फिर करके एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन आ रही है. मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बोलिए, जीसीसी से रिलेटेड बोलिए, डेटा सेंटर से रिलेटेड बोलिए, तो ऐसा लग रहा है कि सब जगह कहानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे लगी हुई है. एंड सर्विसेज हैज बीन एन एरिया जहां पे इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड रीजनेबल एफिशिएंसी. हेल्थ केयर एक ऐसा एरिया है जहां पे हम दोनों चिड़िया को एक साथ मार देते हैं. एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और हमारे लोगों का वेलबींग भी इंप्रूव होता है. तो इस बजट में ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का एलोकेशन किया है हेल्थ केयर के लिए. एंड कुछ माइक्रो चेंजेस की गई है जो शायद अभी तक ध्यान नहीं गई है. उन्होंने एज लिमिट जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसमें एज लिमिट पहले 70 साल की थी, उसको कम कर दिया है. सो मोर पीपल विल बिकम एलिजिबल टू गेट ट्रीटमेंट अंडर आयुष्मान भारत. एंड विद इन दैट आयुष्मान भारत स्कीम के लिए 10,000 करोड़ एलोकेट किया गया. तो हेल्थ केयर पे गवर्नमेंट काफ़ी खर्चा कर रही है ताकि हमारे लोग स्वस्थ रह सके, बेटर रह सके. जितना हमारे लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा उतने ज़्यादा वो प्रोडक्टिव और एफिशिएंट हो पाएंगे. सो येस, दैट इज देयर. एंड ऑफ कोर्स व्हाइल इंटरनेशनल एंड ऑल दी एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स आर गेनिंग ट्रैक्शन, हम आयुर्वेदिक को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई थिंक गवर्नमेंट इज थिंकिंग डीपर देन व्हाट वी कैन सी. आई डू बिलीव कि किसी भी इकोनॉमी में अगर आपका हेल्थ केयर अच्छा है तभी आप बाकी सारे सेगमेंट्स में ग्रो भी कर पाएंगे. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि इस बार शायद पहली बार हमने देखा है कि इतना ज्यादा फोकस किया गया है. जैसे अभी आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले जब जीएसटी रेट्स की रिशफलिंग हुई थी तो मेडिकल पॉलिसीज पे जीएसटी को रिलीफ दे दिया. तो क्लियरली गवर्नमेंट इज गिविंग अवे देयर रेवेन्यू कि ताकि आपका कॉस्ट कम हो सके. So they are trying to tell people कि भी आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए.
तो उन्होंने अपना जीएसटी हम्म। कट उसके ऊपर दिया। एंड देन एट द जी। सेम टाइम जैसा कि परेश भाई बता रहे थे कि भाई 10,000 करोड़ उन्होंने बायोलॉजिस्ट्स के ऊपर एलोकेट किया है। तो नई नई सोच है। वी हैव टू ट्राई टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम देयर आइज। Perfect. So I think before I ask you some general questions, क्योंकि अब मुझे I want to ask questions around mutual fund industry, लेकिन उससे पहले मैं आशीष जी से एक और सेगमेंट के बारे में पूछना चाहूँगी, which is डिफेंस। अब मुझे लगता है कि किसी भी देश के लिए डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑफ कोर्स एज अ कंट्री हम बहुत दूर हैं, हमारे जो चाहे हम अमेरिका यूएस देख लें, चाइना देख लें, वे अहेड ऑफ अस व्हेन इट कम्स टू डिफेंस स्पेंडिंग। और इसमें मुझे लग रहा है कि जब बजट आने वाला था उससे पहले बहुत सारा डिस्कशन हुआ था कि शायद एंटिसिपेशन था कि डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग की जाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो इन दिस पर्टिकुलर बजट 2.2 लाख करोड़ जो है वो अलॉट किए गए हैं फ्रॉम ऑफ कोर्स द कैपेक्स फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस, राइट? तो इसमें हमने देखा करीब 22% बढ़ोतरी हुई है फ्रॉम लास्ट ईयर का स्पेंडिंग। सो आशीष जी ये बताइए कि क्या इसकी वजह से जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं या डिफेंस सेक्टर है उसमें हमें ग्रोथ दिखेगी इन टाइम्स टू कम? BEL or other companies, they are on an upgrade like Astra Microwave and all. We have to upgrade our defense system. I was talking to my office people actually कि मोस्टली वो लश्कर में 11 लाख लोग हैं, वो हैंगे नहीं, ड्रोन से लड़ाई होने वाली है। और तो सेकंड थिंग, स्ट्रेटेजिकली सरकार ने डिफेंस को अंडर प्ले किया है बिकॉज ऑफ द व्हाट परेश सेड ग्लोबल एनवायरनमेंट। दे डोंट डू शोशा, दे डोंट टॉक टू मच अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट विल डू, बिकॉज दे वांट द सो मेनी लॉबीज आर देयर। तो चुपचाप उन्होंने अपना काम किया हुआ है। डिफेंस कंपनी विल ग्रो फॉर अ 10 ईयर 15 ईयर साइकिल। तो यू थिंक कि किसी भी डिफेंस कंपनी का वो एक साइकिल होता है जो 10 से 15 साल का होता है? अभी जो है मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, मैं परेश जी से चाहती हूँ कि वो उसका जवाब दे। परेश जी, हम ये डिस्कशन भी कर रहे थे कि बहुत वॉलेटिलिटी है ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज, राइट? अगर हम गोल्ड और सिल्वर के दाम ये देख लें, इतना ऊपर नीचे हो रहे हैं, एंड ये वॉलेटिलिटी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के जो रेट्स है वो डिराइव होते हैं इंटरनेशनल मार्केट से। जी। बजट में हम लोग उतना ही कर सकते हैं। ओनली थिंग पॉसिबली कर सकते थे कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते, जैसे पहले 15 का 6 किया था, मे बी वुड हैव इंक्रीज्ड इट टू 15 और 12 और 13 व्हाटएवर। सो भी बजट पॉइंट ऑफ व्यू आप वॉलेटिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एक देखने वाली बात यह है कि गोल्ड और सिल्वर में स्टैंडर्ड डिविएशन जो बोलते हैं 2+ हो गया था। कोई भी एसेट क्लास इतनी तेजी से बढ़ेगा तो उसका वॉलेटिलिटी तो आना ही है। कोई भी बजट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसे नहीं रोक पाएगी, especially in commodities when you cannot control anything, because ये सारे prices international market से derive होते हैं। So I don't think so budget can curtail this kind of movement in terms of volatility. Volatility will be there. Mutual funds में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है because अपने ETF है उसमें underlying physical है। तो अगर आप 5,000 करोड़ की सिल्वर ETF लेते हो तो 5,000 करोड़ की सिल्वर ETF कस्टडी में जमा करानी पड़ती है, एंड वो टाइम पे जब आप लेने जाते हो तभी इतनी सिल्वर मिलती नहीं है ओवर द काउंटर फॉर डिलीवरी, तो प्रीमियम थोड़ा चुकाते हो तो NAVs गेट हायर एंड इट अप्लाइज सेम वे व्हेन यू गो एंड सेल। तो जैसे आई वाज सीइंग निपॉन का सिल्वर फंड 1 लाख करोड़ का हो गया, तो मान लीजिए कल 15,000 करोड़ का रिडेम्पशन आएगा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेल 15,000 करोड़ वर्थ ऑफ सिल्वर डिलीवरी इन अ डे इन द मार्केट। सो वो वॉलेटिलिटी रहने वाली विद दिस काइंड ऑफ प्राइस मूवमेंट, ये तो होना ही है। आप उसे गवर्नमेंट कोई भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगी। एक और फॉलोअप क्वेश्चन परेश जी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर जो टैक्सेशन के बारे में डिस्कशन हुआ था, जिसमें बोला गया था कि अगर आप सेकेंडरी मार्केट से भी खरीदते हैं और मेच्योरिटी तक होल्ड करके रखते हैं तो इट इज मतलब टैक्स देना पड़ेगा। कैन यू इलैबोरेट अ लिटिल ऑन दैट? आई हैव नॉट सीन दैट इन डिटेल, बट आई थिंक आशीष जी के पास, आशीष जी को बोलना है। I think they have clarified you have to pay the tax. अच्छा, तो अगर आप सेकेंडरी मार्केट से भी SGBs खरीद रहे हैं और मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। Basically, you are individual investor and hold for 8 years, then it is tax free. Even corporate, I mean, a non-individual investor also is going to be taxable. आपको लगेगा कौन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स फ्री है? इंडिविजुअल, द पर्सन हु हैज बॉट ओरिजिनल, ओके, इवन ही सेल्स इन सेकेंडरी मार्केट आल्सो इज टैक्सेबल। आशीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। I'll tell you, if he say
I'll clarify. Original investor, individual holds for 8 years, it is tax free. अच्छा, Original investor sales in secondary market, it is taxable. You buy from secondary and hold till 5-6 years, it is taxable. होल्ड टिल मैच्योरिटी तो वो टैक्सेबल रहेगा अगर आपने And सेकेंड. another beauty, lot of trusts were allowed to invest. It also will be taxable for them if they buy from the market. तो भरत जी, आप ये बताइए कि रूरल स्पेंडिंग के ऊपर इस बजट में क्या देखा गया है, क्योंकि आई रियलाइज कि बहुत ज्यादा फोकस टियर 2 टियर 3 सिटीज पे होने वाला है इन एवरी एस्पेक्ट, राइट? चाहे वो जॉब क्रिएशन हो, एमएसएमईज हो, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इतना ज्यादा फोकस ऑन टियर 2 टियर 3 टाउन्स. तो आप हमें थोड़ा बताइए कि when we look at the rural part of the country, and I'm not saying I'm not saying कि tier 2 tier 3 rural माने जाते हैं, but in general अगर हम urban cities को छोड़ दें तो हम क्या development देख सकते हैं from this budget point of view? See, rural का मतलब हो गया majorly agriculture. Government has allocated a higher amount to what was earlier known as मनरेगा. अभी जी. उसका नाम चेंज हो गया है. अभी उसका नाम जी राम जी हो गया है. सो लगभग 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने उसके लिए एलोकेट किया है, जो कि पहले करीब 85,000 करोड़ था. सो 15,000 करोड़ लगभग गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट टू मिनिमम वेजेस एक तरीके से बोल दीजिए फॉर फार्म लेबर्स एटसेट्रा, वो एलोकेट कर रही है. Okay. एंड प्लस रूरल हाउसिंग के लिए उन्होंने कुछ बेनिफिट्स दिए हैं, एंड एग्रीकल्चर के लिए दे आर स्पेंडिंग मोर मनी. ऑल दीज जी. न्यू प्रोजेक्ट्स दैट दे हैव अनाउंस्ड, ये सब रूरल इंडिया से होके ही जाएंगे. अगर डांकुनी से सूरत कनेक्ट होना है तो वो रूरल इंडिया को पेनिट्रेट करके जाएगा. तो जी. इट ऑल इज ड्रिवन टुवर्ड्स कि भाई रूरल जब तक हमारा जो कि कोर ऑफ द इकोनॉमी है, कोर ऑफ द इकोसिस्टम है, अगर वहाँ प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी तो जी. ओवरऑल कंट्री का ग्रोथ नहीं होएगा. सो आई थिंक यस, दे आर वेरी कॉन्शियस एंड कोशिश तो कर रहे हैं लोग करने की. परेश जी, आप हमें ये बताइए कि क्या ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर कुछ क्लैरिटी आई है इस बजट में? It is the same. So government wants gradually all of us should move to new tax regime. टैक्स वो रिजीम. clarity तो directionally set कर दी है. So I don't think so. There is no change there. And आज आप कोई भी return file कीजिए, you get two answers. One says आपको इतना tax बना है under new regime and under old regime. Automatically, if you see 90% of the people or 95% except जहाँ पर बड़े deductions available है housing loan को लेकर, उनको छोड़ के I think most of tax filers are now under new regime only. So that is one direction where जहाँ उनको simplify करना था कि tax में जितने number of deductions, complications थे, deductions थे, वो हटा के उनको simplify करना था. उसके लिए उन्होंने वो up to 12 lakh income को tax भी हटा दिया कि if you are earning less than 12 lakh rupees, you practically don't pay tax. वो simplification आया गया. So I think we are more or less set towards the new regime. There is no change there. लेकिन अभी तक ओल्ड रेजीम एग्जिस्ट करता है. इस बजट में एटलीस्ट वो कंप्लीटली गया नहीं है, राइट? आई मीन यू कैन स्टिल फाइल योर टैक्सेस अंडर द ओल्ड टैक्स रेजिम. But number of filers are going down. ऑफ कोर्स, या. ओके. तो आशीष जी, ये बताइए कि अब इस बजट का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे क्या होने वाला है? Frankly, neutral. ओके. तो डू यू थिंक जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा? कुछ ज्यादा चेंजेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? I think saving also is going to be reduced in coming years because of the things are changing. Plus gold and silver, people are more attracted. That's why mutual fund equity industry might have some headwinds in coming year. That is my thinking. For mutual fund, it was a non-event according to me. अच्छा. So वहाँ तो कोई चेंज नहीं देखा गया है. जी. बैंकिंग लॉबी का एक्सपेक्टेशन था कि कहीं ना कहीं एफडीज को ऐड पार कर दे, बट वो कोई चेंज तो देखा नहीं गया. जी. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो चेंज. आई डोंट सी एनी चेंज. फ्रॉम स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक वी विल बी मूविंग स्टिल बेस्ड ऑन फ्लो. सो आज भी एफआई का फ्लो नेगेटिव था, आगे जाके भी नेगेटिव होगा बिकॉज ऑफ एसटीटी और दैट. सो आई थिंक दैट फ्लो विल कंटिन्यू एंड स्लाइटली नेगेटिवली बायस्ड, क्योंकि मेटल्स में तेजी आने पे सबके प्राइसेस बढ़ जाते हैं. तो जी. एक तो इन्फ्लेशन भी आएगा, मार्जिन्स विल गेट स्क्वीज. सो कहीं ना कहीं आउटलुक
in terms of GDP outlook, in terms of growth of industries, will slightly be lower than what it was expected. So kahin na kahin it will be neutral to negative bias for stock market. But mutual fund के point of view, I have not seen any change coming which is positive or negative. भरत जी, ये बताइए, मिडिल क्लास इंडियंस को क्या बजट का कुछ ज्यादा इम्पैक्ट होगा? पहली बात तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ, जी, वो एक अच्छी ठीक बात है है. ना? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रिवर्स. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. पिछले साल हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल टैक्स स्लैब को 12 लाख तक बढ़ाया. 12 लाख तक, आई नो, दैट वाज अ बिग तो थिंग अगर हम लास्ट ये ईयर. समझते हैं कि एक मिडिल क्लास का मतलब होता है कि एक टिपिकल हस्बैंड वाइफ एंड 2 किड्स, और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं एंड अगर दोनों जी. 5-10 लाख रुपए टाइप का साल का कमा रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ हाउस होल्ड इनकम ऑफ 10 to 20 lakh rupees, absolutely zero tax, ओके. which was never heard of. I mean, ठीक है, दिल मांगे मोर, there can be lot more that can happen, but the fact that कि 12 lakh rupees for an individual is almost like 1 lakh रुपए per month. We are still जी. talking about a per capita income of $2,500, या. which is much below in the range that we are talking about. So मिडिल क्लास के लिए पहला बात तो ये हो गया कि भाई नुकसान कुछ नहीं हुआ. तो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर टैक्स स्लैब ऑलरेडी बढ़ा दिए थे. फिर 15 अगस्त को जी. मोदी जी ने लाल किला पे अनाउंस कर दिया कि भाई जीएसटी में रियायत दे रहे हैं. तो मिडिल क्लास को बेनिफिट देने के लिए बजट का इंतजार ही नहीं हो रहा है अच्छा, ओके. कि गवर्नमेंट इज सो प्रैग्मेटिक कि भाई वो बोल रही है कि मिडिल क्लास को अगर कुछ बेनिफिट देना है तो बजट का इंतजार क्यों करना है, जब देना तभी दे के खत्म करो. सो इन द मिडिल ऑफ द ईयर उन्होंने जीएसटी में रिलीफ दे दिया, तो कंजम्पशन साइड में हर आइटम के दाम कम हो गए. जी. तो एवरेज में 10% का तो कंजम्पशन में आपको बेनिफिट वहां मिल गया. तो मोर मनी इन योर हैंड बाय सेविंग ऑन टैक्सेस ऑन द इनकम टैक्स साइड. ओके. प्लस आपको ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में आप आ गए तो आपके पास नेट परचेजिंग पावर और बढ़ गई, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम में आप वो 80C में इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, उसमें इन्वेस्ट करो, तो आप टैक्स बचाने के चक्कर में आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, आपके हाथ में पैसे नहीं बचे. अल्टीमेटली न्यू रेजिम में आपका टैक्स भी बच रहा है, आपके हाथ में पैसे भी ज्यादा आ रहे हैं, जीएसटी में भी कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, आपके हाउसिंग कॉस्ट कम हो गई. I mean, historically, we are currently at a level where housing loans has been the cheapest ever in India. जी. ठीक है, housing prices may have gone up in some pockets it may have not gone up, depending किसका क्या है, but आज housing loan का cost तो सब significantly कम हो गया. कहाँ 9-10% rate of interest हुआ करता था, आज for somebody who is in the priority sector, he can get a housing loan for less than 7%. आप आरबीआई बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो 8% में और 7% में होम लोन ले लो. तो या आई थिंक विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम, मिडिल क्लास के लिए नुकसान तो कुछ है नहीं, अच्छा ऑलरेडी हो चुका था. एंड एज अ कंट्री वी हैव टू बिकम इंक्लूसिव एंड ईच पर्सन हैज टू सी कि हम अपना फायदा कैसे कर सकते हैं. एंड वी हैव टू मूव अहेड विद द फैक्ट कि भाई हम वी हैव टू लुक अप कि गवर्नमेंट हमें कुछ देगी. Till we don't help ourselves, nobody can help us. तो भरत जी, just elaborating on what आशीष जी had said, कि शायद इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी एक्विटीज में आने के समय में, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि कंजम्पशन, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो लॉजिकली इन्वेस्टिंग भी बढ़ना चाहिए. So do you agree with आशीष जी or you don't agree with him? See, फ्यूचर में क्या होगा अगर हम पास्ट से कंपेयर करें तो इट बिकम्स easier. तो अगर हम लास्ट 10 साल का डेटा देखें तो म्यूचुअल फंड में पेनिट्रेशन वाज barely 2%. Today we are talking about 4% penetration. So the number of folios and number of unique investors has increased significantly. कौन कितना पैसा लगा रहा है अभी वो एक सेकेंडरी पॉइंट है, बट नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स तो बहुत बढ़ गए. चाहे वो फिनटेक के कारण हुआ, चाहे वो गवर्नमेंट ने मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 250 रुपया कर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं. दूसरा, रोटी कपड़ा मकान एक पुरानी कहावत है, और हम इंडियन मेंटालिटी के लोग हैं, अगर 100 रुपया भी कमाएंगे तो 10 रुपया बचाएंगे. वो कहाँ बचाएंगे वो एक पर्सनल क्वेश्चन है. तो एज अ कम्युनिटी एंड एज अ कंट्री
वी आर वेरी सेविंग ओरिएंटेड. रिसेंटली वो स्मॉल सेविंग्स का डेटा आया था कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द changes in the market and everything, the collection in the small saving schemes has grown significantly. तो what जी is important is कि पहले तो सेविंग्स का जो सोच है वो कम नहीं होनी चाहिए. हम्म तो वो थैंकफुली मेंटेन है. And ओके as more and more people are getting educated, as more and more people are getting aware, they are realizing कि भी अब हमें फिक्स्ड इनकम के बाहर हम्म देखना चाहिए. थैंक्स टू SIP, थैंक्स टू सो मेनी अदर इनिशिएटिव्स. तो नंबर्स तो बढ़ गए हैं. मतलब इफ आई गो बैक टू सम मोर डेटा, 20 साल पहले इंडस्ट्री मान लीजिए 10 लाख करोड़ की थी, उसमें से 8 लाख करोड़ डेट था, 2 लाख करोड़ इक्विटी था. आज हम 80 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं एंड वो रेशियो उल्टा हो गया. वाओ 20% is debt and 80% is equity, ओके which can't happen without conscious effort from investors. So I think हाँ कहीं ना कहीं higher availability of money in your hands is going into increased savings. माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस वुड बी कि मुझे लगता है कि सेविंग्स तो लोग करेंगे लाइक यू राइटली सेड, क्योंकि इंडियंस का एक सेविंग माइंडसेट होता है. लेकिन मुझे लगता है कि एक्विटीज में भी पेनिट्रेशन और बढ़ेगा, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स व्हाटएवर. लेकिन आई डू बिलीव कि शायद इन्वेस्टिंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि शायद अब लोग समझने लगे हैं एक्विटीज को बेटर देन यू नो मे बी 10-20 ईयर्स बैक, राइट. अभी जो इतना अवेयरनेस हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों को पता है कि अगर मार्केट गिर भी रही है तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए. डर लगता है, लेकिन आई थिंक पीपल आर मोर अवेयर एंड आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच वी नीड टू कंटिन्यू टू वर्क कन्वीनियंस टुवर्ड्स, का भी राइट. बहुत अभी बड़ा रोल है. या आज एग्जैक्टली, यू इन्वेस्टिंग राइट, इन म्यूचुअल एब्सोल्युटली, फंड इज मोर कन्वीनियंट देन मेकिंग अ बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट. आपको यू राइट. हाउ मेनी पीपल आर स्टिल यूजिंग नेट बैंकिंग एंड आर एबल टू क्रिएट अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑन एन ऐप. फॉर देम अगर या FD करना तो राइट. ब्रांच में जाएंगे, वो चार्ट देखेंगे कौन से ड्यूरेशन में कितना ब्याज मिल रहा है, एंड देन दिल क्रिएट एन FD और फिर वो एक रसीद लेकर के घर आएंगे और उसको अलमारी में रखेंगे. दैट इज स्टिल व्हाट फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टिंग इज Still the अबाउट. mindset. और यहाँ म्यूचुअल फंड में तो कुर्सी से हिलना ही नहीं है. 2 मिनट में आप इन्वेस्ट So कर I सकते think हैं. convenience has a very, very big role to play, and या your राइट. company has led it from the front. Okay, so just last closing points, all of you, आशीष जी, परेश जी, भरत जी, अगर हमें 30 seconds में इस बजट को समराइज करना हो, या फिर हमें अपने व्यूअर्स को कुछ बताना हो इंटरेस्टिंग अबाउट द बजट, लास्ट 30 seconds and then these are your closing remarks. ठीक है, we'll start with परेश जी. परेश जी, आप शुरू करिए. Yeah, so if I have to sum it up in 30 seconds, it is a very simple, continued direction, clear focus, targeted budget where the growth has to come from. So I think it's a very focused budget जहाँ पर ये टारगेट किया गया कि यही इंडस्ट्रीज पे फोकस करना है, इसी जी डायरेक्शन में जाना है, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. वी आर मूविंग टुवर्ड्स. पहले के बजट आते थे तो डेसिफर करने के लिए इतने सारे एनालिस्ट बैठते थे कि फाइन प्रिंट में क्या लिखा. आप देखिए भी बजट कितने सिंपल हो गए. यू कैन समराइज द बजट इन मे बी 2 hours. पहले तो उसका इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड उसके बाद उसमें कॉरिगेंडम्स आते थे, चेंजेस आते थे, फाइन प्रिंट्स को और गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन लिया जाता था. आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड सिंप्लिसिटी, टारगेट एंड द सेम डायरेक्शन कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया गया तो मैन्युफैक्चरिंग पे किया गया, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया. नाउ वी आर नॉट सेइंग कि हम लोग और सब्सिडी बढ़ाएंगे या ये करेंगे, हर साल चेंज नहीं कर रहे. सो आई थिंक ओके इट्स अ क्लियर डायरेक्शन, फोकस्ड, ग्रोथ फोकस्ड बजट. देयर इज नो चेंज देयर. ओके. एंड यू थिंक इट्स अ पॉजिटिव बजट, मतलब आइडियली ये हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन देख सकते हैं. Yeah. If you see manufacturing, if you see consumption, if you see growth, it's a positive budget. Small Okay. things like STT can be ignored in that direction, but largely it's a positive budget. I'm not sure if it's a small thing for a lot of investors, Yeah, but see, expectation थी and it has gone against the expectation. So expectation के opposite काम हुआ है. So कहीं ना कहीं निराशा हुई है, but otherwise it's a good budget. okay. आशीष जी, आपका समरी बताइए. I have written one line for it. I will read it out. Union Budget 2026 is about building economic muscle quietly through factories, skills, capital discipline, and trust, rather than chasing applause. Yeah, I think इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जहाँ the government was तालियों trying की to earn some brownie points. Yes. हाँ.
I agree totally. Okay. Thank you, Ashish ji. Bharat ji, your closing सो आई points. थिंक हमारा एक्सपेक्टेशन होता है बजट से कुछ थिएट्रिक्स के लिए, हाँ, कुछ ड्रामा के लिए, तो वो मिसिंग था कहीं ना कहीं। हम एज I चूंकि agree. कैपिटल मार्केट से जुड़े हैं एंड लास्ट 2 सालों से देख रहे हैं एफआईज कंटिन्यूसली माल बेच रहा है, थोड़ा अगर उनके प्रति कुछ फोकस किया जाता कि भाई उनको रिटेन करने के लिए, कि उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए, वो एक अच्छा होता। आई एम श्योर दे हैव द रीजंस। Okay. तीसरा मेरे ख्याल से कि जो फिस्कल डेफिसिट का हमने प्रोजेक्शन किया है 4.3, which is definitely good, but I think 4.2 would have been a more aggressive number, Ideal because number, yeah. 5 साल पहले हमने टारगेट किया था कि हमें 4% पे पहुंचना है, एंड इवन नाउ हम 4.3 का प्रोजेक्शन कर रहे हैं 2027 में, तो 4% इज जी. स्टिल टू फार अवे, एंड विद द जीडीपी ग्रोइंग इन साइज, द relevance of 4.3 and 4.2 becomes very large. तो Yeah. अभी भी हमें 10-12 लाख करोड़ का डेफिसिट हो गया, मतलब 4.4%, 4.3% का मतलब हो गया 10-12 लाख करोड़ का खड्डा है, which has to जी. be met. तो आई थिंक दे हैव ट्राइड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स. इंडिया इज अ वेरी डिफिकल्ट कंट्री टू मैनेज, लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, बट ये 2-3 चीज़ें हैं जो अगर उसको ये लोग अटेंड किसी और रूप में कर पाते, कि एफ आई को बुला अट्रैक्ट करते, तो शायद हम उस फिजिकल डेफिसिट को और कंट्रोल कर पाते, या मे बी जी. जो हमारा जियो पोलिटिकल सिनेरियो है जहाँ पे अभी कई देशों के साथ हमारा डिशुम डिशुम चल रहा है, उसको कुछ ठंडा करने के लिए कुछ बातें सुनते, तो आई थिंक वो थोड़ा हमें तसल्ली देती कि भी हाँ, गवर्नमेंट इज ऑल्सो लुकिंग एट थिंग्स एज सिंसियरली एज वी वुड वांट देम टू लुक. Wonderful. Thank you so much everyone. I think बहुत अच्छा डिस्कशन था. हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए आज, एंड ये हमने आप सबका बहुत समय लिया आज. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर कमिंग एंड डूइंग दिस फॉर अस. आशीष जी, परेश जी, भरत जी, थैंक यू सो मच. हैव अ लवली वीकेंड. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.